प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट हिस्ट्री। हमने मैनेजमेंट की हिस्ट्री को पढ़ना है, तारीख को पढ़ना है और देखना है कि मैनेजमेंट एवॉल्व कैसे हुई, यानी मैनेजमेंट स्टार्ट कैसे हुई, वो क्या वजह थी कि मैनेजमेंट को स्टार्ट करना पड़ा, मैनेजमेंट को पढ़ना पड़ा, मैनेजमेंट के अंदर थ्योरीज पेश की गई, वो क्या वजह थी। हम सारी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से साल के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट ने या रिसर्चर ने कौन कौन सी थ्योरी दी। इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। हिस्ट्री के अंदर बहुत से टाइम पीरियड्स में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने काम किया और हमने उनको पढ़ा और उनको अडॉप्ट किया और वैसे वैसे वो आगे आगे मैनेजमेंट एवॉल्व होती गई। तो सबसे पहले हमने जो आज के लेक्चर के अंदर भी फोकस करना है वो फोकस हमारा अर्ली मैनेजमेंट पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिकल अप्रोच को। इन सब जो अप्रोचेज हैं इनके ड्यूरेशंस भी साथ मेंशन हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच को और उसके बाद अगले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच को। हम डिटेल से देखेंगे वन बाय वन अलग अलग लेक्चर्स के अंदर इन सब को। उसके बाद कंटेम्पोरेरी अप्रोच को भी हम देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है अर्ली मैनेजमेंट को। हम ये देखेंगे कि जब मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया था, हमें प्रॉपरली हमने कोई थ्योरी नहीं उसके ऊपर प्रपोज की, कोई साइंटिस्ट ने प्रॉपरली काम नहीं किया, लेकिन फिर भी रूटीन वर्क के अंदर प्रॉपर जो डेली लाइफ है उसके अंदर मैनेजर्स ने अपना काम किया, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, कंट्रोलिंग की, यानी अपना काम रूटीन वर्क के अंदर भी किया। और हम वो बहुत सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि मैनेजर्स ने अर्ली जो टाइम था, सबसे स्टार्टिंग का जो टाइम था, उसके अंदर भी एज अ मैनेजर बहुत से लोगों ने काम को ऑर्गेनाइज करवाया, काम को कंप्लीट किया और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन चीज़ों को परफॉर्म किया जो आज तक वो चीज़ें हमारी जो बुक्स के अंदर और हमारी हिस्ट्री के अंदर वो ऐसे टास्क हैं जो लिखे जाते हैं, उनको हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो पढ़ लेते हैं अर्ली मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड अ लॉन्ग टाइम, organized endeavors directed by people responsible for planning, organizing, leading and controlling activities have existed for thousands of years. Let's look at some of the most interesting examples. यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हज़ारों साल पहले हो रही हैं और हमने वो मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखनी हैं, वो मशहूर वाक़यात देखने हैं जहाँ मैनेजर्स ने काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। The Egyptian pyramids and the Great Wall of China. The Egyptian pyramids and the Great Wall of China are proof that projects of tremendous scope employing tens of thousands of people were completed in ancient times. यानी पुराने वक्तों में जो हमने इजिप्शियन पिरामिड्स बनाया है और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर काम किया है, वो बहुत ज़्यादा एक वसी पैमाने पे काम किया और उसमें हमने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी हज़ारों लोगों ने काम किया है। इट टुक मोर देन 100,000 वर्कर्स सम 20 years टू कंस्ट्रक्ट अ सिंगल पिरामिड। यानी 1 लाख वर्कर्स ने 20 साल लगाए हैं एक सिंगल पिरामिड को कंस्ट्रक्ट करने में। हु टोल्ड ईच वर्कर व्हाट टू डू, हु इंश्योर्ड देयर वुड बी एनफ स्टोन्स एट द साइट टू कीप वर्कर्स बिजी। यानी वो कौन था जिसने वर्कर्स को बताया है कि क्या काम करना है, किसने इंश्योर किया है कि इतने ज़्यादा जो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, वो साइट पर यानी उस मौके पर उस जगह पे लेके जाने हैं और वर्कर्स को बिजी रखना है। द आंसर इज़ मैनेजर्स। इसका क्या आंसर है? एक ही आंसर है, वो है मैनेजर्स। यानी मैनेजर्स ने ये सारा काम करवाया है, ये शानदार काम करवाया है। अर्ली मैनेजमेंट की एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, The city of Venice. Another example of early management can be found in the city of Venice, which was a major economic and trade center in 1400s. The city of Venice जो था वो
मेजर इकोनॉमिक और ट्रेड सेंटर था 1400s के ड्यूरेशन में। इन द आर्सेनल ऑफ वेनिस वारशिप्स वर फ्लोटेड अलॉन्ग द कैनाल्स। आर्सेनल ऑफ वेनिस में जहाँ पे फ़ौज का जो असला वगैरह मिलिट्री का उसकी कलेक्शन होती है असले की, वहाँ पर जो वारशिप्स कहते हैं जंगी जहाज़ को, वो कैनाल्स के साथ फ्लोट किए जाते थे, यानी तैरते थे, नहरों में तैरते थे। एंड एट ईच स्टॉप, और हर स्टॉप पर मटीरियल एंड रिगिंग्स वर एडेड टू द शिप, और जो ज़रूरी मटीरियल था और रिगिंग था, जो शिप से रिलेटेड मटीरियल था, जो उस जंगी जहाज़ से या जो भी शिप से रिलेटेड मटीरियल था, वो उस शिप में ऐड कर दिया जाता था। यानी बहुत ही एक अच्छे अंदाज में प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ये काम किया जाता था, और एक इसके अंदर एक मैनेजमेंट की मिसाल आपको मिलती है, बेहतरीन किस्म के मैनेजमेंट की मिसाल मिलती है। इन एडिशन द वेनिशियंस यूज्ड वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री सिस्टम्स, और उस टाइम जो वेयर हाउस और इन्वेंट्री सिस्टम आज के दौर में यूज़ होता है, वो पुराने दौर में वेनिशियंस यूज़ करते थे टू कीप ट्रैक ऑफ मटीरियल्स, ताकि वो मटीरियल्स का हिसाब किताब रख सकें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस टू मैनेज द लेबर फोर्स, और वो लेबर फोर्स को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते थे, जो कि आजकल की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े इदारे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। एंड एन अकाउंटिंग सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट, और अखराजात और आमदनी का हिसाब किताब रखने के लिए वो अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते थे। और ये वो सिस्टम्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आजकल के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या इदारे यूज़ कर रहे हैं। तो उस टाइम में भी इन चीज़ों की मिसाल मिलती थी। अर्ली मैनेजमेंट के अंदर हमने पहले दो एग्जांपल्स पढ़ी। पहली एग्जांपल थी द इजिप्शियंस पिरामिड्स एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह एक ट्रिमेंडस प्रोजेक्ट्स को मैनेजर ने किस तरह कंप्लीट किया, किस तरह मैनेजर ने काम किया, मैनेजर की वजह से कितना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल पढ़ी द सिटी ऑफ वेनिस। हमने देखा कि वहाँ किस तरह काम किया गया, किस तरह अर्ली दौर के अंदर मैनेजर ने काम किया, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे कंप्लीट किया। अब हम देखने जा रहे हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस, एक किताब एडम स्मिथ ने लिखी थी, उसको भी हम अर्ली मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी अर्ली मैनेजमेंट के दौर में ही किताब लिखी गई। तो इसको पढ़ लेते हैं कि क्या एडम स्मिथ ने बात की थी अपनी किताब के अंदर। इन 1776 एडम स्मिथ पब्लिश्ड द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने अपनी किताब पब्लिश की थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, इन विच ही आर्गूड द इकोनॉमिक एडवांटेजेस दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी वुड गेन फ्रॉम द डिवीजन ऑफ लेबर और जॉब स्पेशलाइजेशन, that is breaking down jobs into narrow and repetitive task। एडम स्मिथ ने यह आर्गू किया था कि ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटी अगर जॉब स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर फोकस करेंगी तो उनको इकोनॉमिक एडवांटेजेस हासिल होंगे। और डिवीजन ऑफ लेबर या जॉब स्पेशलाइजेशन क्या है कि जॉब्स को ब्रेक डाउन किया जाए नैरो और रेपिटेटिव टास्क के अंदर, यानी वर्कर्स बार बार उसी टास्क को परफॉर्म करें जिस टास्क के अंदर वो स्पेशलाइज हैं, जिस टास्क के अंदर उन्हें महारत हासिल है। वर्कर्स बार बार वही टास्क परफॉर्म करें, ना कि टास्क को चेंज करें। स्मिथ कंक्लूडेड दैट डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग ईच वर्कर्स स्किल एंड डेक्सटेरिटी, सेविंग टाइम लॉस्ट इन चेंजिंग टास्क। स्मिथ ने यह कहा था कि अगर एक ही वर्कर बार बार वही टास्क परफॉर्म करेगा तो उससे उसके स्किल में इजाफा होगा, वो ज़्यादा महारत हासिल करेगा अपने काम के अंदर, और टास्क को चेंज करने में जो टाइम ज़ाया होता है वो भी नहीं होगा। अब अर्ली मैनेजमेंट के अंदर सबसे आखिर में बात आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड भी अर्ली मैनेजमेंट के साथ उसी टाइम पीरियड के अंदर आता है, उसके लास्ट में ही आता है। जो पहले एडम स्मिथ ने बुक पब्लिश की थी उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम आ जाता है, तो ये सारी बातें अर्ली मैनेजमेंट में शामिल हो जाती हैं।
तो आखिर में हम पढ़ लेते हैं अर्ली मैनेजमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी। तो पढ़ लेते हैं इसको। स्टार्टिंग इन द लेट 18th सेंचुरी व्हेन मशीन पावर वाज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ह्यूमन पावर, अ पॉइंट इन द हिस्ट्री नाउन एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट बिकेम मोर इकोनॉमिकल टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन फैक्ट्रीज रादर देन एट होम। यानी गुड्स को बजाय इसके कि घर में प्रोड्यूस किया जाए, उनको फैक्ट्रीज में ले जाकर प्रोड्यूस किया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल वे में प्रोड्यूस हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट हासिल हो सके। तो इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये वाला टाइम पीरियड भी अर्ली मैनेजमेंट में शामिल होता है। जाहिर बात है, जब फैक्ट्रीज में गुड्स को ले जाया गया तो फैक्ट्रीज को रन करना, उनको चलाना, डिमांड को फोरकास्ट करना, मटेरियल प्रोवाइड करना, डेली एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना, ये सारी बातें भी देखने की ज़रूरत थी। इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ा था। तो इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करने वाला कौन था? मैनेजर ही था। तो वहाँ से भी एक मैनेजमेंट की जो है वो आगाज़ होना शुरू हुआ। तो वही बात आखिर में लिखी हुई है कि दीज लार्ज efficient factories needed someone to forecast demand, ensuring that enough material was on hand to make products, direct daily activities। मतलब इन सारी बातों को भी मैनेज करना था, फोरकास्ट करना था, डिमांड को भी एनफ मटेरियल प्रोवाइड करना था प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और डेली एक्टिविटीज़ को भी डायरेक्ट करना था। तो इन सारे चीज़ों को भी मैनेज करना था, और इन सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला कौन पर्सन था? मैनेजर ही था। वहाँ से मैनेजमेंट का आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ होना शुरू हुआ। अर्ली मैनेजमेंट आई, उसके बाद क्लासिकल अप्रोच आई। क्लासिकल अप्रोच को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही। क्लासिकल अप्रोच को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।